Hello everyone, myself Hitesh Sharma. Welcome everyone to our YouTube channel Textbook Simplified, जहाँ पर हम फ़िलहाल इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक डिस्कस कर रहे हैं गुजरात बोर्ड की 11th स्टैंडर्ड की, राइट। तो ऑलरेडी 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, ये 4th पार्ट है फर्स्ट चैप्टर के कंटिन्यूएशन में। सो लेट अस कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट चैप्टर एज यू नो इन इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हमने अभी तक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट, फिर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स और सैमुअलसन के डेफिनेशंस हमने पढ़े हैं। लास्ट पार्ट में हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो देखा था हम लोगों ने, राइट। उसके बाद में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो डिफरेंस होते हैं वो भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और अब इस लेक्चर में हम 1.6 प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो एक रोल होता है वो है कि किस तरह से डेटा को कलेक्ट करना है और उसे प्रेजेंट करना है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर डेटा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो भी स्टडी आप करते हो वो डेटा के मीडियम से ही आप उसे प्रेजेंट करते हो। और डेटा को प्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। आप उसे टेबल के अंदर प्रेजेंट कर सकते हो, ग्राफ के अंदर प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। सो इन इकोनॉमिक एनालिसिस और इन अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग 3 वेज। एक होता है डिस्क्रिप्टिव मैनर, आप डेटा को डिस्क्राइब भी कर सकते हो। फिर आप उसको टेबल में भी प्रेजेंट कर सकते हो, सो बाय द वे ऑफ डेटा टेबल्स। एंड तीसरा कि उसी टेबल में प्रेजेंट किए गए डेटा को आप ग्राफ के अंदर भी शो कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड इज स्टेटेड एज व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट्स डिमांड एक्सपांड्स एंड वाइस वर्सा। अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, सो हमें पता है कि जब भी प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, राइट। दिस कैन बी शोन मियरली बाय प्रेजेंटिंग अ डेटा टेबल शोइंग अ कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू डिमांड अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी। दिस इज शोन बिलो। तो इसी चीज़ को हम चाहें तो इस टेबल में, जैसे यहाँ आपके सामने टेबल में प्रेजेंट किया गया है कि प्राइस 20, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ, 5 हुआ, और डिमांड जो है वो बढ़ता गया। जब प्राइस 20 है तो डिमांड 20 है, प्राइस कम होकर जब 15 हो जाता है तो डिमांड बढ़कर 40 हो जाता है। ओके, इससे ये प्रूफ होता है कि जैसे जैसे प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती रहती है। Thus the table also represents the same fact that as a price of a commodity falls, its demand expands. अब देखिए यहाँ पर उसी चीज़ को ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर एक ग्राफ आपके सामने है जिसमें हमने x और y एक्सिस लिया हुआ है। x एक्सिस पर डिमांड शो कर रहे हैं, y एक्सिस पर प्राइस शो कर रहे हैं। अब जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा है कि जब प्राइस 20 है तो डिमांड क्या है, डिमांड भी 20 है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको दिखेगा कि जब हमारा प्राइस 20 है तो डिमांड भी 20 है। मैं थोड़ा पॉइंटर से आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जब प्राइस हमारा 20 है, राइट, प्राइस 20 है तो डिमांड क्या है 20। फिर यहाँ पर जब प्राइस 15 हो गया, बी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस जब 15 है तो उस टाइम पर डिमांड क्या है 40। फिर प्राइस जब 10 हुआ सी पॉइंट पे तो डिमांड हमारा क्या है 60। एंड फाइनली जब प्राइस हमारा 5 रुपीज़ है पॉइंट डी पे तो डिमांड क्या है 80। तो इसीलिए हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, क्योंकि प्राइस में और डिमांड में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। ओके, सो ये इस तरह से हमने उसी डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट किया है, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। The curve in diagram 1.1 is a representation of the data given in the table above, given in page 4 in the form of a graph. This curve slopes downward। जैसा मैंने कहा कि ये स्लोप डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड स्लोप करना मतलब लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, ठीक है।
A इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, D इज़ ऑन द राइट साइड। तो अगर A से D की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव स्लोप है, राइट। तो दिस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोइंग दैट व्हेन वेरिएबल ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल है, प्राइस, विच इज़ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, फॉल्स द वेरिएबल ऑन x एक्सिस जो कि क्या है, डिमांड, एक्सटेंड। Economics studies the relationship between various economic parameters and hence a cause-effect relationship can be expressed by way of such graph and diagram। तो इकोनॉमिक्स जो है हमेशा रिलेशन को स्टडी करता है अलग अलग इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बीच में, और एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है जो कि डायग्राम या ग्राफ से एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर कॉज इफेक्ट रिलेशन की बात करें तो प्राइस कॉज है और इफेक्ट क्या है, डिमांड, कि अगर प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाता है, ये उसका इफेक्ट है, राइट। प्राइस का बढ़ना कॉज है और डिमांड का कम हो जाना इफेक्ट है। प्राइस का कम हो जाना कॉज होगा, डिमांड का बढ़ जाना इफेक्ट होगा। ओके, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। अगर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो इसका फ़ायदा क्या होता है। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स कैन बी स्टेटेड एज अंडर। फर्स्ट इम्पॉर्टेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सपोर्ट्स और कन्फर्म्स अ प्रिंसिपल। मतलब सिंपल है कि जब आप कोई प्रिंसिपल स्टेट करते हो, कोई लॉ स्टेट करते हो, जैसे लॉ ऑफ डिमांड ही हो गया। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाता है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाता है। अब ये प्रिंसिपल है जो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन अब इसको प्रूफ कैसे करें। मैंने सिर्फ कह दिया कि मेरे कहने से कि प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होता है, आप मान तो जाओगे नहीं। इसके बाद आपको कुछ प्रूफ चाहिए होगा। तो प्रूफ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि टेबल प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है किसी प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है या कंफर्म करता है। फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑब्जर्व्स ह्यूमन बिहेवियर एंड साइंटिफिक टूल इन इकोनॉमिक्स एस्टैब्लिशेस द प्रिंसिपल एंड थियोरीज। मतलब जो इकोनॉमिक्स की फ़िलॉसफी है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, और इस स्टडी को फिर जब प्रूफ करने की बारी आती है तो साइंटिफिक टूल्स के द्वारा, साइंटिफिक टूल मतलब क्या, तो टेबल्स हैं, ग्राफ हैं, उनके द्वारा हम इन प्रिंसिपल्स को, थियोरीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मतलब प्रूफ कर सकते हैं। टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ सच थियोरीज इन रियल लाइफ at different times and places, information from the real life activity at such different times and places is necessary। मतलब कोई थियरी है, हमें ये देखना है कि वो कितना वैलिड है किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे या किसी भी जगह पे, राइट। कि लॉ ऑफ डिमांड मान लीजिए जैसे गुजरात में, सूरत में कितना वैलिड है। ओके, टाइम मतलब हम मंथ ले सकते हैं कि भाई जनवरी मंथ में जो डिमांड ऑफ स्वेटर है तो उसमें क्या उसके प्राइस का उसके डिमांड पे कुछ इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी रियल लाइफ एक्टिविटी की। अब मुझे फॉर एग्जांपल सूरत एक प्लेस है, उसकी जगह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ का डेटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। सच इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन क्वान्टिटेटिव टर्म्स विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म, मतलब नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं तो क्वांटिटेटिव हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन रेनफॉल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन अ रीजन एट वन टाइम और एट डिफरेंट टाइम्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच इकोनॉमिक थियरी हैज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश। मतलब ये कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस का मुझे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि वहाँ पे कितना रेनफॉल हुआ किसी पर्टिकुलर डे में या वीक में या मंथ में, और इसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो मुझे दो डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे, एक रेनफॉल का डेटा और दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का डेटा। और ये डेटा कलेक्ट करके कि भाई इतना सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इतना हुआ, राइट। Likewise, data on price of a commodity and its demand can help to confirm the theoretical relationship established by economics between the two। सेम उसी तरीके से हम प्राइस और डिमांड का भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उनके अंदर जो भी इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको हम क्लियर कर सकते हैं।
सेकेंड जो इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का वो है कि गिव्स एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स। ओके, मतलब देखो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें बदलाव आते रहते हैं। जैसे इकोनॉमिक पैरामीटर का मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट है या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है या पॉवर्टी को लेकर चीज़ें हैं या इन्फ्लेशन को लेकर हैं, तो किसी भी इकोनॉमिक पैरामीटर में जो भी बदलाव आ रहा है उसकी जानकारी या उसका आइडिया हमको स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन से मिल जाता है। विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक डेटा we can obtain an idea of the direction and magnitude of change in the economic parameter। डायरेक्शन मतलब कि उसकी दिशा क्या है, कि वो राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि 1950 से लेकर 2022 तक इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है या कम हुआ है, पॉवर्टी बढ़ी है या कम हुई है, जीडीपी ग्रोथ का ट्रेंड क्या रहा है, वो अप गया है या डाउन गया है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज़, ठीक है। डायरेक्शन मतलब उसका जो दिशा होता है वो शो करना, और मैग्नीट्यूड मतलब साइज़ होता है। ओके, कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ा है या कम हुआ है, ये उसका जो है डायरेक्शन हो गया। और मैग्नीट्यूड मतलब कि पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पर कंट्री का पॉपुलेशन 32 करोड़ था और आज की डेट में जो है 140+ करोड़ है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको जो है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन से मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नो हाउ सेल्स रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म इज चेंजिंग, और वी कैन नो द ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ नेशन, और वी कैन नो द ट्रेंड्स ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, तो किसी पर्टिकुलर फर्म का जो सेल्स रेवेन्यू है वो बढ़ा है या कम हुआ है, या देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है या कम हुआ है, किसी जो मतलब जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, तो वहाँ पर ट्रेंड क्या रहा है, राइट। फॉर इंस्टेंस वी कैन से दैट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज़ फॉलिंग इन नेशनल इनकम और सप्लाई ऑफ मनी इज़ राइजिंग इन द इकोनॉमी। Such data help the individual unit to make appropriate decisions to increase their benefit and help the government in making appropriate economic policies। तो डेफिनेटली ऐसे जो डेटाज होते हैं वो डिसीजंस लेने में काम आते हैं। जैसे गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि अगर मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें कमी आई है पिछले कुछ सालों में, तो इससे गवर्नमेंट को ये अंदाज़ा लगता है कि ठीक है, हमने जो पॉलिसीज़ बनाई है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। या मान लीजिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो क्या बदलाव करने चाहिए पॉलिसीज़ के अंदर, ये सब डिसीज़न लेने में वो हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है टू मेक द कंपैरेटिव स्टडी ईजी। ओके, मतलब कंपैरेटिव स्टडी करने में भी हेल्प करेगा। डेटास के द्वारा हम कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ का डेटा हो या कंट्री के अंदर ही अलग अलग प्लेसेस का इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, या हम मान लीजिए कंपेयर करना चाह रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को और सर्विस सेक्टर को, कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट के अंदर या जीडीपी के अंदर। तो कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए भी जो है डेटा काफ़ी काम आता है। If appropriate statistical data are obtained, then comparison of a parameter over different time periods across regions and across nations can be made। मतलब अगर एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल हो तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, ओके, चाहे वो सैनिटेशन को लेकर हो, चाहे वो जीडीपी को लेकर हो, अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग प्लेसेस, और इवन हम चाहे तो अलग अलग कंट्रीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। For example, we can compare the growth rate of India's national income between 1951 and 2015. We can also compare India's macroeconomic parameters like per capita income, inflation with those of other countries like USA, UK, China, etc. ठीक है, तो ये अलग अलग देशों के साथ हम इंडिया को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो जीडीपी को लेकर हो, चाहे पर कैपिटा इनकम को लेकर हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ जो इम्पोर्टेंस है, टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। अब किसी भी फैक्ट को, किसी भी जानकारी को मुझे अगर प्रिसाइज फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो डेफिनेटली अगर मैं किसी बात को लिखता हूँ और साथ साथ में उसको प्रूव करने के लिए मैं टेबल और ग्राफ भी यूज़ करता हूँ, ओके, तो इससे क्या होता है कि मेरा जो लिखना है या जो मैं बताना चाहता हूँ वो एक बहुत ही प्रिसाइज वे में सामने वाले को समझ में आ जाता है। कभी भी किसी बात को अगर कहा जाए और साथ में उसको प्रूव करने के लिए कुछ डेटा तुम्हारे पास होते हैं तो क्या है, अपनी बातों को आप और एक स्ट्रॉन्ग वे में प्रेजेंट कर पाते हो।
Sometimes facts about economic parameters can be presented more clearly with the help of statistical data and graphs. Graphs showing inflation, agricultural production, regional disparity in income, etc. can give clearer picture of their trends as compared to what descriptions in word can do. Thus it can be easily understood by lay person. तो मतलब वही कि जब आप इन चीज़ों को ग्राफ में शो करते हो तो क्या है कि जो आम इंसान होता है, ले पर्सन, ले मैन, उनको भी चीज़ें आराम से समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने ये इम्पोर्टेंस डिस्कस कर लिया है, राइट। और मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो को हम एंड कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच। शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने जैसे गुजरात बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं 11th स्टैंडर्ड्स के, उन्हें शेयर करिए ताकि उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके, राइट। Thank you so much and have a great day ahead.